नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी बापू एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो अहिंसा के बलबूते, अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने पर विवश कर देते हैं। जिनकी सादगी, जिनकी नैतिकता, जिनकी देशभक्ति, इसकी कोई दूसरी मिसाल सारे विश्व में नहीं। सारे विश्व में बापू अपना जो जेस्चर, अपनी जो अहमियत रखते हैं वो समय काल से परे है और छत्तीसगढ़ से भी उनका बेहद गहरा नाता है। जिस असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की राह माना जाता है, बापू के योगदान को देश उसमें कभी भुला नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के कंडेल नगर सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई। 1920 में उनका पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और अंग्रेजों के झूठ का पर्दाफाश करने की शुरुआत इस धरती से हुई। तो कैसा रहा इस धरती से उनका पहले भाषण के बाद असर, कैसा रहा उनका इस धरती से नाता, किस तरह वो दोबारा छत्तीसगढ़ की धरती पर आए, ये सब कुछ उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करने का वक्त आ चुका है। सारे देश में चर्चा बार बार चली है कि क्या वे आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हर बार जवाब हाँ में ही मिलता है। हमारे साथ में आज इस खास कार्यक्रम में दो बहुत ही अहम शख्सियत जुड़ी हुई हैं। सीधे आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंडित बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सत्यनारायण जी के पास में मैं चलूंगा। सत्यनारायण जी, 1920 की वो तारीख छत्तीसगढ़ कभी भुला नहीं पाएगा जब बापू का पहला आगमन हुआ और पूर्ण स्वराज्य की राह का एक आंदोलन यहीं से जन्मा, इसी धरती से जन्मा। बताएं कुछ इसके बारे में। जी देखिए पाठक जी, 1920 में बापू पहली बार यहाँ कंडेल में आए और नहर के पानी पर टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने। उसका घनघोर विरोध किया और किसी भी व्यक्ति ने नहर का टैक्स नहीं पटाया। असहयोग आंदोलन की भूमिका यहीं से बनी। उसके बाद 1933 में महात्मा गांधी जी रायपुर में दोबारा जैतू शाह मठ में पधारे, आनंद समाज लाइब्रेरी में पधारे। इस तरह से उनका दूसरा दौर होते हुए बलौदा बाजार की ओर वो प्रस्थान कर गए थे। अमीन पारा के छात्रावास का उन्होंने शुरुआत की। जैतू शाह मठ में आने का जो उनका इतिहास है, एक ये जैतू शाह मंदिर हमारा मठ का मंदिर है, ये एक हमारी धरोहर है और इस मठ में बापू का आना हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण रहा है। हालांकि हम लोगों का जन्म तो उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उनकी यादें हमारे इस मंदिर से जुड़ी हैं। बापू 1933 में यहाँ आए थे और बिगुल यहाँ से बजा। बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस मंदिर में सत्याग्रही के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में आंदोलन को संचालित करते रहे। और यहाँ से निकलने के लिए अंग्रेज जब हमला करते थे, जब डंडा लेके दौड़ाते थे पुलिस, अंग्रेज लोग जब बंदूक लेके दौड़ते थे, तब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भागने का रास्ता यहाँ बना हुआ है। 6-7 ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिसे अंग्रेज लोगों के विरुद्ध में आंदोलनकारी रास्ते से भाग जाते थे और उसके बाद इसी मंदिर में एक जो पकड़े जाते थे उनको इसी मंदिर में एक कमरा, कोठरी ऐसी है, सीखचों से बनी हुई कोठरी, उसमें उन लोगों को डाल दिया जाता था। और 1923 में पहली बार महात्मा गांधी जी दोबारा जब आए तो पहली बार जैतू शाह मठ में पधारे थे और बापू ने वहाँ बैठकर चरखा काटा। उसी जगह आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। हमारे राजर्षि महंत रामचंद्र दास जी जो हम सबके संरक्षक हैं, इस ट्रस्ट के महंत भी हैं और यहाँ वो एक ट्रस्टी भी हैं। सबसे पहले महंत लक्ष्मीनारायण दास जी जो यहाँ इस मठ के सर्वकार थे, आज़ादी के संघर्ष में उनका बड़ा भारी योगदान था और इसी मठ से आज़ादी की गतिविधियाँ, आंदोलन की गतिविधियाँ यहाँ संचालित होती थी। सारे फ्रीडम फाइटर्स, दानी जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वालदास डागा और सारे लोग यहीं से अपना संचालन करते थे। यहाँ एक वो स्थान भी है, मंच भी है, जहाँ महात्मा गांधी जी ने बैठ कर उपदेश दिया और वो कुआं सुरक्षित है उसी प्राचीन अवस्था में जिस कुएं से महात्मा गांधी जी ने वो एक तरह से कहा जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए
वो उनकी बालिका के हाथ से पानी पिया और मंदिर प्रवेश कराया उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। और इस तरह से आज़ादी के इतिहास की कड़ी के रूप में इसे देखा गया। आज वो सब संरक्षित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस मंदिर में आए, मठ में आए, और उन्होंने एक यहाँ पर अखाड़े का लोकार्पण भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ने इस स्थल का, इस मंदिर का निरीक्षण किया, इसको भेंट दी, और उसी गांधी भवन में उन्होंने भोजन प्राप्त किया। महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सभी राष्ट्र के महान नेताओं ने वहाँ पर बैठ के प्रसाद पाया और सारी स्थितियों को उन्होंने देखा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी बापू को आज भी राष्ट्रपिता या बापू ऐसे ही नहीं कहा गया। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान हमेशा देशवासी उसको याद करते रहेंगे, और देशवासी हमेशा राष्ट्रपिता के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा की भावना है वो बनाए रखेंगे। ऐसा मैं आपसे, आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। सत्यनारायण शर्मा जी, आप अपने आप में अनुभव का एक लंबा अध्याय है। आपने जैसा और जितना उनके बारे में बताया, आज की पीढ़ी वो चिन्ह देख सकती है, वो जगह देख सकती है, वो स्थान देख सकती है, लेकिन उस पुराने वक्त से आज के इस वक्त को रिलेट करने के लिए बहुत से ऐसे नेता रहे जिन्होंने उस एक मुलाकात या उस एक या दो बार बापू के आगमन के बाद जो आदर्श उन्होंने बताया उस पर चलते हुए पूरा जीवन लगा दिया, चाहे वो राजनीति में रहे हो चाहे राजनीति के बाहर रहे। कितना असर छत्तीसगढ़ पर बापू का पड़ा? पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में जी बापू का दर्शन होना, बापू का आना हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए सारे राष्ट्र के महान महापुरुषों ने कुर्बानी दी। और आज मैं कह सकता हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल जी से लेकर के पंडित श्यामाचरण शुक्ल, पंडित विद्याचंद्र जी शुक्ल और जितने भी राजनेता थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सब यहाँ बैठ करके आज़ादी के उस वक्त आंदोलन को संचालित करते थे। वो यहाँ का केंद्र बिंदु था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों में इसकी उत्सुकता कम हुई है, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे कि नौजवान यहाँ आए, देखें। उसी गांधी भवन का जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया है, और उसी जगह जहाँ महात्मा गांधी जी ने भवन का जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया है, और उसी जगह जहाँ महात्मा गांधी जी ने बैठ के चरखा काता था, उसी स्थल पर वही मूर्ति वैसी की वैसी उस वक्त जो अवस्था थी, वही मूर्ति हमने मूर्ति का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया जा रहा है। और माननीय मोहन मरकाम जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, आदिवासी नेता हैं, वो इस आयोजन की अध्यक्षता करेंगे और सभी विशिष्टजनों को आज आमंत्रित किया गया है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जी, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता के एक लंबे दौर में सियासत को कवर करना, पॉलिटिक्स को कवर करना हर पत्रकार के पेशे का एक बड़ा हिस्सा रहता है। बापू का 2 बार आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, और दोनों बड़े अहम विषयों के साथ में हुआ, बड़े अहम संदर्भों के साथ में हुआ। पूरे देश में उसकी चर्चा हुई कि इस धरती से क्या अलग जगाई। जो पूरा इतिहास रहा है बापू का छत्तीसगढ़ की धरती से जुड़ा हुआ, कितना असर आप पाते हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स पर इसका? देखिए, प्रदेश की पॉलिटिक्स का जो प्रश्न आपने किया, उसके पहले मैं बताऊं कि पहली बार जब बापू 1920 में या कंडेल नहर के ये जिसमें किसानों पर जो है अंग्रेज सिंचाई अधिकारियों ने जो है पानी की चोरी का आरोप लगा दिया था, और 4030 रुपए उन पर दंड, जो उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, वो लगा दिया था जुर्माना, और एक बड़ी विषम स्थिति पैदा कर दी थी। अब आप सोचिए कि किसानों के इस दर्द को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है वो कलकत्ता जाकर के गांधी जी को बताया। तो गांधी जी को लेने वो 2 दिसंबर को 1920 में गए थे, और 20 दिसंबर को लेकर यहाँ प्लेटफार्म पर उतरे थे, और 21 तारीख को जो है 101 साल उस बात को हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है जल सत्याग्रह किया। तो जैसे ही सूचना मिली कि धमतरी रवाना हो गए हैं, वैसे ही जो है उनका यहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपना आदेश वापस ले लिया था।
तो ये एक सफलता यहाँ पर, वहां उन्होंने सभा भी की और जो आजादी के महत्व है उसको बताया, बहुत सारी चीजें उसके बाद में हुई। और जो आपने प्रभाव का बात की है, जब वो धमतरी से लौटे तो नागपुर में अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें शामिल होने वाले थे, तो यहां से उनके साथ 500 से ज्यादा लोग उनके साथ गए और कई लोगों ने जो लौट के आए, जो प्रभावशाली लोग थे, उन लोगों ने आने के बाद जो है अपने पेशे से, कई लोगों ने पेशे को छोड़ दिया और आजादी की लड़ाई में उतर गए। सिर्फ रविशंकर शुक्ला जी को छोड़कर, उस समय वो वकालत करते थे, उन्होंने वकालत नहीं छोड़ी, कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, कई लोगों ने अपने पद छोड़ दिए और एक ने तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, नहीं लड़ूंगा, और वो आजादी के इसमें कूद पड़े थे। ये असर छत्तीसगढ़ में रहा। और जब दूसरी बार गांधी जी 1933 में यहाँ आए थे, तब तिलक कोष और स्वराज कोष के इसके लिए आए थे। तो तात्यापारा में भी एक सभा हुई थी, महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया था, तो मुस्लिम महिलाओं ने वहां योगदान दिया था और काफी जेवर उतार करके जो है गांधी जी के हाथ में दे दिया, जिसकी नीलामी के बाद काफी रकम इकट्ठा हुई थी। तो ये सारे प्रसंग जो है यहाँ पर हुए थे और यहाँ के लोगों ने बहुत सारा बलिदान भी किया। अब्बास भाई थे रायपुर बस सर्विस के मालिक, वो अपनी कार से लेकर के धमतरी गए थे गांधी जी को, तो आप देखिए उनका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। जैसे ही वो लौटे तो उनके रायपुर बस सर्विस के जो लाइसेंस था वो निरस्त कर दिया अंग्रेजों ने और उनको बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो है आजादी की लड़ाई में कूदने का एक प्रोत्साहन हुआ और लोगों ने जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर मोर्चाबंदी की। गांधी जी दुर्ग भी आए थे, दुर्ग में भी उनकी सभा हुई थी। दुर्ग में काफी अच्छा गुप्त जी थे उस वक्त में, तो गुप्त जी के निवास में ठहरे थे, तो बहुत सारे अच्छे प्रसंग आए थे। वहां भी अलख जगी थी आजादी की और बहुत से लोग वहां जुड़े थे। तो ये प्रसंग छत्तीसगढ़ के साथ में 2 बार सौभाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ का कि गांधी जी जो है 2 बार यहाँ पर आए और उन्होंने इस धरती को समझा, इस धरती का महत्व समझा और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर की थी। देखिए पहला जो सत्यनारायण भैया ने बताया कि कुएं का पानी पीने का जो प्रसंग है, ये उनके इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ की। एक दलित कन्या थी, उससे उन्होंने पानी पिया कुएं से निकलवा के और मंदिर के दर्शन खोले। उसके बाद से जो है वहां सारी चीजें शुरू हुई थी। ये एक बड़ा प्रसंग गांधी जी के जीवन का है, दलितों के उद्धार का और मंदिरों के पट खोलने का, ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए 70% ग्रामीण जो है वो किसान जो है वो हमारे देश में है और कृषि प्रधान हमारा देश है। गांधी जी की चिंता हमेशा इसी बात ने लिखा है कि मेरी योजना के अनुसार राज्य प्रजा की इच्छा को पूरा करेगा, ना कि लोगों को हुक्म देगा और अपनी आज्ञा उन पर जबरन नहीं ला देगा। ये उनकी सोच थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज 5 लाख किसान वहां पर दिल्ली में जुटे हुए हैं और जो स्थिति है, हमको कृषि कानून नहीं चाहिए और वो कृषि कानून जबरदस्ती देना चाहते हैं। ये गांधी जी के दूसरी तरफ जो है राजघाट में जाकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये जो विरोधाभास, गांधी जी का सपना अगर पूरा करना है तो आपको किसानों के लिए सोचना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण जो है गांधी जी के थे, लेकिन उसका पहल जो है, उसकी पहल छत्तीसगढ़ सरकार में आज जो चीजें, जितनी भी योजनाएं आप देख लीजिए, पूरी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो ग्राम स्वराज पर आधारित लगभग है। तो इस तरह से जो है गांधी जी को जीवित रखा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और आज भी गांधी जी की यादें जगह जगह पर, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ल का पुराना मकान, रविशंकर शुक्ला जी का पुराना मकान हो, चाहे वो ज्योति साहब मठ हो, चाहे वो आनंद भवन वाचनालय हो, चाहे आजाद चौक हो, ये सारी चीजें उनकी स्मृतियों के साथ जुड़ी हुई है। जो आज हमको नए युवाओं को ये जानने की जरूरत है कि गांधी जी का क्या प्रभाव था। जरा सी सूचना मिली कि वो आ रहे हैं धमतरी और उन्होंने सिंचाई का जो कर है वो तुरंत वापस ले लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी गांधी जी की यादें जुड़ी हुई है उस जगहों को देखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और ग्राम स्वराज का जो मूल भाव है उस भाव की तरफ उसका अध्ययन करना चाहिए और ग्राम स्वराज में जो जो चीजों की जरूरत महसूस करते थे गांधी जी, उसकी तरफ काम करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा एक प्रसंग सुनाते हुए बहुत अच्छा जिक्र छेड़ा है और उसी से अगला प्रश्न भी मैं जरूर पूछूंगा सत्यनारायण शर्मा जी से। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस बात पर आएंगे कि जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा सरकार की जो परिकल्पना है गांधीवाद को जमीन पर, धरातल पर उतारने की, कृषि कार्यों में, खेती किसानी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, आज के दौर में
इस समय की पॉलिटिक्स में, इस समय की राजनीति के साथ साथ समाज कल्याण में उसका कितना महत्व है, सरकार उस पर कितना चल रही है, क्या प्रयास उनके हो रहे हैं, केवल इन स्थानों के उत्थान को लेकर के हैं या समूचे परिवर्तन को लेकर के हैं, इस पर बात करूंगा। तो गांधी जी के सपने को छत्तीसगढ़ ने बिसराया नहीं है और ये पल पल एहसास होता है, चाहे स्मृतियों के पुनरुत्थान की बात हो, चाहे सरकार के जन कल्याण की तमाम कार्यों की, योजनाओं की। सत्यनारायण शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक हमारे साथ में। सत्यनारायण जी, एक मठ का जिक्र आपने भी किया और पंडित बाबूलाल शर्मा जी ने भी किया। ये मठ कितना महत्वपूर्ण है और बापू से किस हद तक जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब जब इसका जिक्र आता है, बापू का जिक्र आता है, वो यादें ताजा होती हैं, वो अध्याय सुनाया जाता, पढ़ा जाता, बोला जाता। उस वक्त आसपास के लोगों में, यहाँ के निवासियों में बड़ी उत्सुकता थी। महात्मा गांधी जी के दर्शन करना चाहते थे, उस संत को नमन करना चाहते थे जिसने देश को आज़ाद कराया। और उसके बाद जो प्रसंग बताए हैं बाबूलाल जी ने, मैंने यहाँ मंदिर का प्रसंग बताया है, उसकी प्रासंगिकता बापू के साथ जोड़ करके हम हमेशा देखते आ रहे हैं। यही कारण है कि गांधी भवन जो था उस वक्त का, बापू ने 3 टप्पर से उस गांधी भवन को बनाने का संकल्प लिया था और उसको हम लोगों ने अभी जीर्णोद्धार करके उसको नया क्लेवर दे करके उसको बना दिया। और जहाँ महात्मा गांधी जी ने बैठ के चरखा काटा, उसी स्थल पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगा करके साबित कर दिया कि महात्मा गांधी जी की आवश्यकता और प्रासंगिकता, उनके विचारों को आदर्श के रूप में मानने की प्रासंगिकता आज भी इस राज्य में है। और हमारे राज्य के मुखिया ने ये साबित कर दिया, ग्राम स्वराज, अच्छा राज, गरवा गुरवा नरवा बाड़ी, ये योजना को ला करके, कोठारी योजना को ला करके, ये किसान न्याय योजना को ला करके साबित कर दिया कि सारी शासन की योजनाएं हैं महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के की गई है। और इसीलिए उनको प्रासंगिकता के साथ आज हम देख रहे हैं। बापू ने जो सोचा था वो हमारी सरकार ने कर दिखाया। यही इसी के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ग्राम स्वराज का जो सपना था बापू का, ग्राम स्वराज, गांव में अच्छा राज आए और एक स्वराज में हमको मिले, बापू ने हमको स्वराज दिया। और बापू के आदर्शों पर चलते हुए हमारे नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सभी नेताओं ने, और अंत में भूपेश बघेल जी ने नए क्लेवर के रूप में गोधन योजना के रूप में इसे विकसित किया। और जो गौ माता का जो आशीर्वाद था वो हम लोगों को मिला। और महात्मा गांधी जी के उसी सिद्धांत को मानते हुए यहाँ गोठान की योजना प्रारंभ की गई। ये इस योजना से प्रेरित होकर के सारे गांव के लोगों को रोजगार मिला और एक तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस योजना का कार्य स्वरूप बहुत फैला है और गाँव से जुड़ी योजनाएं हैं। आज शहर से गांव जुड़ गए हैं इस योजना के कारण। गोबर का महत्व अगर किसी ने समझा है, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उसको पूरा किया तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरा किया है। और आज भी आगे भी वो इसी तरह से उनकी सोच, उनकी विकसित सोच है, इसी बात पर है कि गाँव के लोगों को रोजगार मिले और रोजगार और लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलते रहे। बाबूलाल शर्मा जी, बाबूलाल जी, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये एक तरफ बहस छिड़ती रही है कि आज के दौर में बाबू कितने बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से आपने बताया था गांधी जी का जुड़ाव उनका रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, एक ये चर्चा छिड़ती रही कि क्या वो आज भी बापू उतने ही प्रासंगिक हैं। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि हर कोई बापू से आज अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है, उनको अपना बताना चाहता है। आज के इस दौर में, इस होड़ के बीच में नई पीढ़ी किस तरह से ले, नई पीढ़ी कैसे अपने जीवन में उनको उतारे? नई पीढ़ी को पूरा अध्ययन गांधी जी के विषय पर करना चाहिए और उनके जो आदर्श हैं, उनके जो रास्ता था, पथ था, वो गांव के लिए सही है या नहीं है, उसको मीमांसा करनी चाहिए। आप देखिए जो जो बातें गांधी जी ने सोची थी, अर्थ जो है उसमें उसी के अंदर छुपा हुआ है जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि राजशाही ताकतें जो हैं वो काफी ऊपर हो गई है। उनकी सोच जो है वो प्रजातांत्रिक, नाम प्रजातंत्र है, जो कल्पना गांधी जी ने की थी कि प्रजा का तंत्र बने, तो प्रजा का तंत्र में प्रजा की ताकत तगड़ी होनी चाहिए, शासक की ताकत तगड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा होते जा रहा है।
तो समझना युवाओं को वही है कि जनता का तंत्र कैसे बने। ये जो राजतंत्र की जो परिभाषा है वो जो आज के नेताओं में हो गई है वो कैसे दूर हो, और कैसे अभी छत्तीसगढ़ की मैंने व्याख्या की, छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है वो गांधी स्वराज की तरफ बढ़ रहा है लगता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, ये जिम्मेदारी शासक की होनी चाहिए। देखिए बहुत सी चीजें कही है गांधी जी ने, कौन उसको आज मान रहा है उसको आप समझिएगा। उन्होंने कहा था कि जनता के सामने पैसा आप कमाइए, पूंजीपतियों के लिए उनका निर्देश था, आप पैसा कमाइए क्योंकि किसी भी संपत्ति के प्रतिनिधि की तरह और जनता के हित के लिए रखेगा वो पैसा, ये उन्होंने कहा था। माने जो पैसा आप कमाएंगे आपके पास करोड़ों रहेंगे, लेकिन वह उन्हें जो पैसा आप कमाएंगे आपके पास करोड़ों रहेंगे, लेकिन वह उन्हें अपने पास धरोहर के रूप में जनता के हित के लिए रखेगा और सर्व सामान्य प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर इस संपत्ति को राज्य अपने अधिकार में ले सकेगा। ये उनकी सोच थी गरीब जनता के लिए। आप पैसा कमाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन जब जरूरत किसान को और मजदूर को और ग्रामीण को पड़े उस पैसे को उनकी धरोहर समझकर लौटा दीजिए किसी भी तरीके से। आज हो रहा है क्या ऐसा? पूंजीपति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये जो असंतुलन है ये गांधी जी की सोच के बिल्कुल विपरीत है। इस बात को युवाओं को सोचना है और आगे की धारा जो है वो उनको बनानी होगी। युवाओं पर ही अब जो है पूरा आसरा है, युवाओं पर भी आज सारा विश्वास है, युवाओं पर ही सब कुछ लोग सोच रहे हैं, यही कुछ उद्धार कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जिनमें सत्यनारायण शर्मा जी जैसे लोग भी हैं, उन्होंने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कुछ कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाए। जो नहीं कर पाए हैं वो युवाओं के हाथ में जाना चाहिए और युवाओं को जैसे अन्ना हजारे के समय जैसे युवाओं की सोच बनी थी वो सोच जो है वो राष्ट्र के लिए उनकी बननी चाहिए। और गांधी जी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। मैं दावे से कहता हूं कि आज भी गांव का किसान जो है वो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होगा। बिल्कुल ठीक आप यहां पर कह रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी, और यही एक सोच है, यही एक परिवर्तन है जो हम साहस के साथ में अपने जीवन में उतार सकते हैं बिना किसी संशय के। और ये संदेश जो छत्तीसगढ़ की धरती से बापू ने दिया, जो यादें स्मृतियां उनकी जुड़ी हुई हैं, उसको संजोया है सरकार ने, उसको संजोया है, धरोहरों को सामने लाने का प्रयास किया है सरकार ने। आप भी इनसे जुड़िए, आप भी इनको देखिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि बापू ने जिसको अपना लिया वो अपने साथ साथ पूरे समाज कल्याण को अपनाता है और आगे बढ़ने का रास्ता सबको साथ लेकर चलने का अपनाता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस दिन इस वक्त जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। नमस्कार।